हेलो बच्चों, क्लास पे आ जाओ आप सब लोग। हेलो बच्चों, जुड़ना स्टार्ट कर दो आप लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र। रिजवान बेगम, हेलो हेलो, क्लास में आ जाओ आप लोग। हेलो हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, आ जाओ क्लास में सब लोग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कैसे हो तुम लोग भाई? हेलो 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 हेलो, सब बढ़िया? चलो भाई, सेशन पे आ जाओ, सेशन में जुड़ना स्टार्ट करो आप लोग। सेशन में जुड़ना स्टार्ट करिए, ठीक है सब? आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। आप लोग कैसे हो भाई? कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई मस्त? चलो ठीक है सर, तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर सब बढ़िया चल रहा है, सब ऑल क्लियर है, ऑल राइट है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की, है ना? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो सेवा क्षेत्र की बात करेंगे, सर्विस सेक्टर की बात करेंगे कि सर्विस सेक्टर क्या होता है, सेवा क्षेत्र क्या होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। चलो बहुत अच्छा है। तो देखो, सेवा क्षेत्र जब हम बात करें, सेवा क्षेत्र जब भी नाम आए कि सेवा क्षेत्र क्या होता होगा, तो सेवा क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र, लिखिएगा, ऐसा क्षेत्र जिसमें सेवाओं का उत्पादन व व्यापार किया जाता है। व्यापार, सुबह आप लोगों ने रेटिंग खराब कर दी थी, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रेटिंग सही रखिए आप लोग, क्योंकि कंटेंट बहुत नंबर 1 दे रहा हूं मैं, ठीक है? कंटेंट बहुत सही दे रहा हूं ताकि आपकी चीजें बेहतर हो जाएं, ठीक है? चलिए ठीक है, जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती है ना, सेवाओं का उत्पादन और व्यापार किया जाता। अब सेवाओं का उत्पादन और व्यापार क्या होता है यार? ये सेवाओं का उत्पादन और व्यापार क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये है। अब देखो, पहली बात तो हमें ये समझना है बेटा, लैपटॉप पर क्लास नॉर्मल तरीके से जैसे चलती है ऐसे चलेगी, कोई उसमें खास जो है वो कम्युनिकेट वो नहीं है, ठीक है? अब जो सेवा क्षेत्र है,
ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, यह एक व्यापक क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है। व्यापक क्षेत्र है का क्या मतलब? व्यापक क्षेत्र है, इसमें दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, आवास, आईटी क्षेत्र, ठीक है। होटल, एयरवे, वाटरवे, हाँ ठीक, शामिल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं सेवा क्षेत्र में। अभी सर अब जस्ट स्टार्ट किया, बस ये समझ लीजिए ये पेज लिखा है। तो सेवा क्षेत्र आपको क्लियर हो गया। जब भी आएगा आपके सामने दे देगा सेवा क्षेत्र से आशय है, तो उसमें दे देगा कि दूरसंचार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, ऐसे करके ऑप्शन आपको देगा। तो इतने सारे मैंने लिखा दिया, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसको फटाफट आप लोग एक बार नोट करो, जल्दी से नोट करो। आगे लिखेगा नोट, सेवा क्षेत्र में मात्र 5 से 6% लोग लगे हैं, परंतु जीडीपी का 54% योगदान करता है, ठीक है। कितना करता है? 54% योगदान करता है। याद रखेगा जीडीपी में हमारी सबसे बड़ा सेक्टर यही है जो योगदान करता है, ठीक है। जीडीपी में सेवा क्षेत्र ही सबसे बड़ा क्षेत्र है जो योगदान करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो प्लीज इसको बहुत ठीक से समझ लीजिए। क्लियर है आप सभी का क्लियर है बच्चा? सबका क्लियर है? पहले तो बता दो सबका क्लियर है। प्लीज रेटिंग का ध्यान रखो, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, तो रेटिंग भी अच्छी किया करो। आप लोग नाराज हो जाते हो, हमें लगता है रेटिंग सही नहीं करते हो। सब लोगों ने रेटिंग खराब कर दी। नहीं क्लियर है तो हाँ सुनिएगा, जिसका क्लियर नहीं है। देखो सेवा क्षेत्र, जैसे तुम कहीं होटल में खाना खाने जाओ, ऐसे समझो। सेवा क्षेत्र का मतलब है सेवा। जैसे तुम कहीं मूवी देखने जाओ, तो अगर अच्छी फैसिलिटी ना हो तो क्या कहते हो? अरे यार 300 रुपए टिकट के लग गए, बहुत बेकार व्यवस्था थी, गंदगी फैली थी, ये था वो था, हुल्लड़बाजी चल रही थी, है ना। ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र, जैसे तुम किसी अस्पताल में जाओ, प्राइवेट अस्पताल में जाओ, ठीक है। जब तुम प्राइवेट अस्पताल में जाओ, तो प्राइवेट अस्पताल में क्या होता है? मान लो अगर अच्छी फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि पैसा ज्यादा लगता है तो अच्छी बात है, और पैसा भी लग जाए और फैसिलिटी ना मिले तो क्या है? वो इसी तरीके से कोई टीचर पढ़ाने आए और अच्छा ना पढ़ाए और आपका पैसा लग जाए तो क्या है? बर्बाद है। तो जैसे चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट से कहीं घूमने जाने का काम हो, है ना, टूरिज्म हो, ये सब कुछ आता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसमें मात्र हमारे देश के 5-6% लोग लगे हैं 146 करोड़ में से, और ये जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करता है। ये जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करता है, 54% का योगदान इसका है ना। अब क्लियर हो गया? अब तो नहीं, अब तो दिक्कत नहीं होगी, अब तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। बताओ जल्दी से, अभी भी नहीं क्लियर है? क्लियर है प्रीति और बच्चों? बताओ जल्दी से। चलो क्लियर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखेगा भारतीय पर्यटन विकास निगम। भारतीय पर्यटन विकास निगम, ठीक है। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। इसकी स्थापना सबसे पहले पूछ लेता है। एक बार पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1996 में। कब स्थापना हुई?
1996 में स्थापना हुई। याद रखिएगा कब स्थापना हुई, 1996 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सबसे पहले हमें जानना है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि देश भर में, उद्देश्य लिखेगा देश में, और सबसे ज्यादा मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, अलग से कुछ भी पढ़ने के। जीडीपी का क्या मतलब होता है, जीडीपी का मतलब होता है, ऐसे समझो सरल भाषा में जीडीपी, अभी वाला हालांकि चैप्टर आएगा। जीडीपी का मतलब होता है एक देश में एक वर्ष में जितना सभी स्रोतों से इनकम होता है उसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। जितना अलग अलग जो है तरीके से इनकम होता है, फिर उस चैप्टर में आएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे। देश में होटल संरचना का विकास करना, इसका मतलब है देश में होटल संरचना का विकास करना। ठीक है, ये बस, ताकि ज्यादा से ज्यादा, भाई तुम कहीं घूमने गए, वहां रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, और रुकने की व्यवस्था नहीं तो आप बताओ क्या अपने परिवार के लोगों को ले जाओगे, क्या अपने परिवार को लेकर जाओगे। ठीक है, अब देखो इसके लिए एक और योजना चलाई गई है, उसका नाम है क्या है, स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना कब चलाई गई भाई, 2014 में, 2014-15 में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, स्वदेश दर्शन योजना। अब स्वदेश दर्शन योजना में बहुत सारे चीजों को जोड़ा गया। स्वदेश दर्शन योजना में चाहे जैसे बुद्धा सर्किट हो, ठीक है, बुद्धा सर्किट हो, मतलब चाहे रामायण सर्किट हो, इन सब जगहों को जोड़ा गया। अब यहां कह दो सर सर्किट का क्या मतलब है, सर्किट का मतलब है एक रोड पर जैसे जा रहे हैं तो 5 मंदिर मिल गए तो पांचों में वहां यात्रा करवा देंगे। हाँ, सुबह वाली क्लास करना था तो पीछे पड़ी हुई उसको आप देख लीजिएगा, सुबह वाली क्लास करना था तो पीछे क्लास पड़ी हुई उसको देख लीजिएगा। सर इतना भी बड़ा सिलेबस नहीं है जितना पढ़ा रहे हैं बेटा, इतना ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, जरूरत का ही पढ़ा रहे हैं बेटा। वो क्लास सर लोग छुट्टी पर हैं इसलिए क्लास नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए छुट्टी जो है वो इसलिए क्लास नहीं हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है देखो अपना देश, अगला है बेटा देखो अपना देश, अगला है देखो अपना देश। ये भी टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, ये भी है देखो अपना देश, ये भी टूरिज्म से जुड़ा हुआ है ना। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, जैसे हम लोग क्या होता है विदेश यात्रा खूब जाते हैं करने, अरे हम तो अमेरिका गए थे, हम तो जर्मनी गए थे, लेकिन यहाँ मोदी जी ने एक काम शुरू करा 2014-15 में, देखो अपना देश। ठीक है, तो इसमें क्या प्रयास किया गया, भारत के प्रमुख स्थानों को पर्यटन के योग्य बनाना, भारत के प्रमुख स्थानों को क्या करना, पर्यटन योग्य बनाना। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें लागी गई। डन करना था, दोनों करना था, तो बेटा हाँ दोनों क्लास लिया है मैंने, दोनों क्लास लिया है, दोनों क्लास ली है, और सुबह वाली क्लास उसको देख लीजिएगा, सुबह वाली क्लास भी ली है तो उसको आप प्लीज जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास सारी इंपॉर्टेंट है, और आज वाली क्लास तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कम से कम 2 प्रश्न आएंगे, इससे कम से कम 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, जब आप बताइएगा मैं साइड हो जाऊंगा। सर आप बहुत अच्छे हैं, चलिए थैंक यू। आगे बढ़ जाए बच्चा। क्वेश्चन आते हैं 6-7 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कहां से आएंगे किसी को नहीं पता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लिखेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। बेटा ये सब जगह ओवरऑल जीएस में काम कर जाएगा, जरूरी नहीं इकोनॉमिक्स में। ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपका ये भूगोल में भी काम करेगा, आपका ये जो है हर जगह काम करेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो बताओ भारत का लिखेगा, भारत का ट्रांसपोर्ट
विश्व में दूसरे स्थान पर है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से स्थान पर है। ठीक है, कौन से स्थान पर है तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। दूसरे स्थान पर है। अब जैसे इसमें जैसे नोट करके लिखिएगा, नोट करके, रोड ट्रांसपोर्ट में भारत का द्वितीय स्थान है। द्वितीय स्थान है। बेटा सिर्फ एकदम जरूरी चीजें लिखा रहे हैं, बेमतलब की कोई चीज नहीं लिखा रहे हैं, सिर्फ एकदम जरूरी चीज लिखा रहे हैं, बेमतलब का कोई चीज लिखा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करें तो जैसे लिखेगा, फिर नोट, नेक्स्ट नोट लिखेगा, लिखेगा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। अब जैसे हमारा टारगेट है 2027-28 तक दुनिया में सबसे अच्छा नेटवर्क बनाना, है ना। तो आपको पता ही नितिन गडकरी जी कितना काम कर रहे हैं। ये कितना लंबा है, 1,44,955 किलोमीटर लंबा है। 1,44,955 किलोमीटर लंबा है। अब आपको ये याद नहीं रखना है, लेकिन एग्जाम में आपको इससे मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि हमारा नेशनल हाईवे बहुत बड़ा है। ठीक, हमारा नेशनल हाईवे बहुत बड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या याद रखना है, NH44 लिखेगा, नोट, फिर नोट NH44, NH44 NH44। ठीक है, NH44 सबसे बड़ा है। ठीक है, NH44 देश का सबसे लंबा हाईवे है। ये कहां से कहां तक जाता है, ये कहां से कहां तक जाता है, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। कहां से कहां तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, कहां से कहां तक जाता है, 100% डेटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, सभी का खत्म हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। कल बाद में देख लीजिएगा, इसको बाद में देख लीजिएगा, पर रेटिंग सही कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सबसे लंबा आपको ये पता ही है। अब चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट हुई थी। ये किसने स्टार्ट करी थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट हुई, तो कोई बता सकता है। इसको शुरू किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया गया था, 2000 में। इसका सन क्या है, 2000 है, याद रखिएगा। क्या है, सन 2000 है। ठीक है, सन 2000 में इसे स्टार्ट किया था। लिखते चलिएगा साथ साथ में। ठीक है, चूंकि इंपॉर्टेंट है और कहाँ काफी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो है, जो तीसरा फेज है इसका, प्रधानमंत्री सड़क योजना का फेज 3, चरण 3, आपसे पूछ लेगा चरण 3 कब से कब तक चलेगा, तो लिखेगा 2023 से 2023-24 में इसके तीसरे चरण को पूरा किया जा रहा है। तो ये तीसरा चरण आपको याद रहना चाहिए, ये तीसरा चरण आपको याद रहना चाहिए, याद रखिएगा। तीसरा चरण याद रखना है इसको। ठीक है, और 150 किलोमीटर और से 200 किलोमीटर तक का, 150 से 200 किलोमीटर तक का
हिमालयी रास्तों का निर्माण करना, यानी पत्थरों को काट कर। ठीक है, तो इतना याद ना भी रहे तो ये याद रहना चाहिए, बस ये याद रहना चाहिए इतना बस। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। चलो अब इतना हो गया है, इतना लिख लिया है, इतना लिख लिया है, बोलो भाई इतना लिख लिया है, चलो बोलो जल्दी बोलो, सब लोग बोलो। जी जी कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, बाद में देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज की। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बात जरूर देखना जरूर। स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसे बोलते हैं। ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये कहां से कहां तक जाती है? ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। ठीक, 4 जगहों तक ये जुड़ी हुई है। ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, याद रखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज 4 जगहों तक जुड़ी हुई। अब इसमें इसकी लंबाई बहुत बार पूछा गया है, लंबाई बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो ये 5846 किलोमीटर है। पहले तो ये 2001 में लॉन्च किया गया, कभी ये पूछ ले तो। ठीक है, दूसरी बात है कि 5846 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 5846 किलोमीटर लंबा है, याद रखिएगा 5846 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, कितना लंबा है? 5846 किलोमीटर लंबा है। चलो आगे बात करते हैं। अब एक आप लोगों ने फास्टैग का तो नाम सुना ही होगा। फास्टैग का क्या काम होता है? फास्टैग, अब एक ये चीज जान लो, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि यार ये फास्टैग क्या है, फास्टैग क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। किसमें इसमें यूज करते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका, किस फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं? जैसे क्यूआर कोड नहीं बना होता है उसी वही, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग इसमें किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है ना। और इसको 2021 से क्या कर दिया गया? मैंडेटरी बना दिया गया। 2021 से क्या बना दिया गया? अनिवार्य बना दिया गया। अनिवार्य क्यों? किस बात के लिए? ताकि जो हम लोग वो देते थे, जो हम लोग टोल टैक्स देते थे, टोल टैक्स अब इसी फास्ट टैग से ही दिया जाता है। टोल टैक्स अब ऑफलाइन में पैसे से नहीं दिया जाता, इसी फास्ट टैग से ही दिया जाता है, याद रखिएगा। टोल टैक्स इसी फास्ट टैग से ही दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि ग्रीन हाईवे पॉलिसी कब आई। नोट करके लिखिएगा ग्रीन हाईवे पॉलिसी या नीति। ग्रीन हाईवे नीति आई 2015 में। अब इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये साल याद रखना है कि ग्रीन हाईवे नीति कब आई। अब इसमें है क्या? इसमें इस नीति में है क्या? इसका उद्देश्य जानते हो कितना है? इसका उद्देश्य बहुत छोटा सा है। जैसे क्या है? जैसे ये रोड है तो रोड के दोनों तरफ क्या लगाना? पेड़ पौधे लगाना, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ पेड़ पौधे लगाना। उद्देश्य रोड के किनारे वृक्षारोपण करना, रोड के किनारे क्या करना? वृक्षारोपण करना। ठीक है, ग्रीन हाईवे 2015 में प्रोजेक्ट आया, उद्देश्य रोड के किनारे वृक्षारोपण करना। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, इसमें कोई खास बात नहीं, एकदम कोई खास बात नहीं। ठीक है, चलिए इतना हो गया बच्चा, इतना हो गया, बताइएगा इतना नोट हो गया, इतना नोट हो गया। चलो अब बात करते हैं भारत माला परियोजना की। भारत माला परियोजना,
भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला परियोजना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। 83,677 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है। अब इसकी लंबाई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक, लेकिन ये याद रखने की जरूरत जरूर है कि ये किस बात के लिए है, ठीक है। अब ये किस बात के लिए है याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको चला कौन रहा है ये आपको याद रखना है, इसको चला कौन रहा है, तो लिखिएगा नेशनल हाईवे नहाई, नेशनल हाईवे विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण द्वारा चलाया जा रहा है, नेशनल हाईवे विकास प्राधिकरण द्वारा इसे चलाया जा रहा है, नेशनल हाईवे विकास प्राधिकरण के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें रोड, ठीक है, परिवहन के और भी जो माध्यम है जैसे जल यान, वायुयान, सब कुछ इसमें शामिल कर लिया गया है। रोड, जल, वायु, जैसे भी आप जाना चाहते हो हर एक चीज को शामिल कर दिया गया है भारतमाला प्रोजेक्ट में, ठीक है। भारतमाला परियोजना में सब कुछ शामिल कर लिया गया है ना, सब कुछ शामिल कर लिया गया है। चलो, हाँ, तो इसको लिखेंगे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसमें हर एक चीज शामिल है, यानी कि वाटरवेज, एयरवेज, ठीक है, और रोड, हर एक चीज को इंक्लूड कर दिया गया है, रोड ETC हर एक चीज को इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। टोल टैक्स के लिए बिल्कुल सही हो गए, ये भी 2015-16 में। चलो अगला है, बात करते हैं रेलवे की, ठीक है। रेलवे नोट करिएगा, रेलवे सेक्टर, रेलवे क्षेत्र। अब देखो रेलवे तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा रोजगार भी है, रेलवे इसमें सबसे बड़ा रोजगार है। सबसे पहली रेलवे कब चली थी बताओ, मुंबई से थाने तक चली थी, कहां से कहां तक चली थी, 34 किलोमीटर, कहां से कहां तक चली थी बताओ, तुम लोगों को पता है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं बेटा, कहां से कहां तक चली थी, ठीक है। 1853 में मुंबई से थाने तक चलाई गई थी, सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है कि 1853 में मुंबई से थाने तक चलाई गई थी सबसे पहले। ठीक है, अब देखो भारत को अगर रेलवे के मामले में देखा जाए, लिखेगा, नोट करके लिखेगा, भारत रेलवे में 4th स्थान पर है, मतलब जो रेलवे का नेटवर्क है उसमें 4थे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, तो पहले स्थान पर है, नंबर 1 पर है रशिया, रूस, रशिया। दूसरे नंबर पर कौन है, सॉरी, पहले स्थान पर है यूएस, पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है रशिया यानी रूस, और तीसरे स्थान पर है चाइना, और चौथे स्थान पर मेरा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, यही सारा कुछ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, याद है। चलो मुंबई तो ठाणे, बहुत बढ़िया। अब रेलवे से जुड़ी कुछ कमेटियां, रेलवे से जुड़ी कुछ कमेटियां हैं जो कई बार पूछता है, रेलवे से जुड़ी कमेटियां हैं जो कई बार पूछता है, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ जाएं। हो गया, हो गया, सब लोग बताओ, हो गया, फटाफट बोलो आप लोग, हो गया तो फटाफट बोलो।
नोट हो गया? ठीक है, हाँ हाँ, सब कुछ है रिकॉर्डेड में। अब देखो, रेलवे से जुड़ी कमेटियां जो आपसे पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाती है। रेलवे से जुड़ी समितियां, कमेटी या समिति, कमिटीज रिलेटेड टू रेलवेज। ठीक है, कमेटी रिलेटेड टू रेलवेज। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन सी कमेटियां हैं? पहली है सहनवाज कमेटी, नंबर 1 है सहनवाज कमेटी। ठीक है, याद रखिएगा सहनवाज कमेटी। साल इसका याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं, साल इसका याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले नंबर आपने लिखा सहनवाज कमेटी। ठीक है, सहनवाज कमेटी। ठीक है, दूसरे स्थान पर है कुंजरू समिति, कुंजरू समिति या कमेटी। तीसरे नंबर पर है वांचू समिति, वांचू कमेटी, वांचू कमेटी। फिर है सीकरी कमेटी, सीकरी समिति। और फिर 5वें नंबर पर खन्ना समिति। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि जैसे दे दिया खन्ना समिति का संबंध किससे है, तो आपको थोड़ा सा याद रहे बेटा, दोनों क्लास करनी है, बोला तो था बेटा, क्लास रेशेड्यूल करी थी। ठीक है, अब देखो, अब एक जो है चीज स्टार्ट करी गई, जो आजकल एक्सीडेंट कम होते हैं उसके लिए क्या एक चीज स्टार्ट करी गई? कवच। कवच लिखेगा, कवच क्या है? जैसे दे देगा कवच, कवच क्या है ऐसे दे देगा कि आपके एग्जाम में व्हाट इज कवच, आपके एग्जाम में ऐसे दे देगा कवच क्या है। तो टेक्नोलॉजी से जोड़कर कुछ ना कुछ दे देगा, लेकिन कवच बेसिकली रेलवे से जुड़ा है। कवच क्या है? रेलवे से जुड़ा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। बस आप लिखेगा ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा व्यवस्था है। मतलब अगर ट्रेन के सामने कुछ बहुत ज्यादा दुर्घटना वाली चीज आने वाली होगी तो ये कवच जो है आपको सूचित कर देगा। तो ये कवच जो है आपको सूचित कर देगा। सेकंड वाली क्लास सुबह हुई थी 9 बजे, तो पीछे आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो कवच भी आपको पता चल गया कि कवच क्या है, कवच भी आपको पता चल गया कि कवच क्या है। क्लियर हो गया? हाँ, क्लास 9 बजे हुई थी, अब कल से अपने टाइम पर ही 10 बजे क्लास होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब एक लिखेगा प्रोजेक्ट सक्षम, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। प्रोजेक्ट सक्षम, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, पीसीएस में पूछा जा चुका है। प्रोजेक्ट सक्षम क्या है? ठीक है, तो ये क्या बेसिकली रेलवे के क्षेत्र में लिखेगा, रेलवे में के क्षेत्र में उन्नयन के लिए, यानी विकास के लिए, उन्नयन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम फॉर रेलवेज। ठीक है, अगला जो है होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, नेशनल रेलवे प्लान विजन 2024, ये बहुत याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं। लिखेगा नेशनल
रेलवे विजन प्लान 2024, राष्ट्रीय रेलवे विजन 2024, ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय रेलवे विजन 2024। ठीक है, अब इसमें कई चीजें हैं। इसका उद्देश्य देखिएगा, 2030 तक ये क्या करना चाहते हैं, 2030 तक रेलवे को क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बनाना चाहते हैं, पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक से, यानी बिजली से चले, पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बनाना चाहते हैं 2030 तक। सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है, आयात निर्यात का खर्च है वो भी घटाना चाहते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का खर्च है, आयात निर्यात खर्च को, जो लागत है, खर्च को घटाना चाहते हैं, खर्च को रिड्यूस करना, घटाना या रिड्यूस करना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को क्या करना, रिड्यूस करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है, ये चीज आपके एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है, तो 100% इस पर जो है जोर रखिएगा। ठीक है, चलो इतना हो गया बेटा, इतना हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय रेलवे विजन 2024 में 2030 तक रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना और आयात निर्यात खर्च को क्या कम करने की कोशिश है, कम करने की कोशिश है। चलिए अब मेट्रो प्रोजेक्ट पर आ जाओ। मेट्रो प्रोजेक्ट, मेट्रो कहां दुनिया में, भारत में सबसे पहले मेट्रो कहां चलाई गई थी, तो 1984 में कहां चलाई गई थी, कलकत्ता में। कलकत्ता में सर्वप्रथम चलाई गई थी। अगर हम पूछे फर्स्टली कहां मेट्रो यूज की गई थी, तो कोलकाता में यूज की गई थी, है ना, याद रखिएगा, कलकत्ता में यूज की गई थी, है ना। 3.40 किलोमीटर ये मेट्रो सबसे पहले 1984 में कहां यूज कर ली गई थी, कलकत्ता में। तब तो जन्म क्या, कई लोगों के तो माँ बाप का जन्म नहीं हुआ होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अब हम लोग बात करते हैं वाटर प्रोजेक्ट की, वाटरवे की, वाटरवेज की, जल यान, वाटरवेज, है ना, जल के रास्ते से जो आना जाना होता है, वाटरवेज, या वाटर ट्रांसपोर्ट भी से बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट भी से बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सबसे कम खर्च आता है वो आता है जल से। अगर हम समुद्र के रास्ते परिवहन करते हैं तो उसमें दुनिया में सबसे कम खर्च आता है, अन्य क्षेत्रों में एक्चुअली ज्यादा खर्च आता है, अन्य क्षेत्रों में एक्चुअली ज्यादा खर्च आता है। ठीक है, जबकि इसमें कम खर्च आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो तो अब इसमें कुछ ये आपको याद रखनी है। ठीक है, मेजर पोर्ट, कौन कौन से मेजर पोर्ट हैं। ठीक है, अब हम उनको सीख लेंगे कि कौन कौन से यार मेजर पोर्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूर्वी घाट के कोस्ट देखते हैं। देखो ये आपको पता है, यह है पश्चिमी घाट, दूर लिखते हैं। ये जो एरिया है, ये एरिया इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ठीक, और इस एरिया को बोलते हैं पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, है ना।
तो दोनों अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी चीजें हैं? तो देखो कांदला गुजरात, देखो पहले पश्चिमी घाट के देखते हैं। तो देखो गुजरात में कांदला पड़ता है, कांदला कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, ये पश्चिमी घाट का है। ठीक है, फिर आपको मुंबई मिलेगा, मुंबई आपको मिल जाएगा यहां, मुंबई। ठीक है, दूसरा आपको यहां पश्चिमी घाट का कौन सा मिल गया? मुंबई मिल गया। ठीक, फिर तीसरा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इसका नाम पहले था न्हावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू। ये भी कहां है? मुंबई में है। ये भी कहां है? मुंबई में है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू भी कहां है? मुंबई में है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर मरमा गांव, फिर यहां पर गोवा में पड़ जाता है, गोवा की तरफ पड़ जाता है, गोवा में मरमा गांव इसका नाम है। मरमा गांव याद रखना भी आसान है, मरमा गांव ये कहां है? गोवा में है, याद रखिएगा। गोवा में पड़ जाता है, मरमा गांव पड़ जाता है। ठीक, फिर मैंगलोर, यहां कर्नाटका, मंगलौर। ठीक, मंगलौर कहां पड़ेगा? कर्नाटक में। मंगलौर और बंगलौर दोनों कर्नाटक में है, याद रखिएगा। मंगलौर और बंगलौर दोनों कर्नाटक में है। फिर कोच्चि, कोच्चि ये कहां है? केरल में। कोच्चि कहां है? केरल में। यहां दुनिया से आयात निर्यात होता है। ठीक है, तो ये हो गए पश्चिमी घाट के। अब पूर्वी घाट के देखते हैं, ईस्टर्न घाट के देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हल्दिया। हल्दिया, हल्दिया पता ही है कहां है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा और क्या होता है? मैंग्रोव होते हैं। तो हल्दिया यहां पर आपको मिल गया। ठीक है, फिर पारादीप उड़ीसा का, ये पारादीप, पारादीप उड़ीसा का, उड़ीसा का पारादीप हो गया, उत्कल तट पर है ये। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम, तो यहां आंध्र प्रदेश है तो विशाखापत्तनम यहां पर हो गया। विशाखापत्तनम सबसे गहरा है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम आपको मिल गया यहां पर। ठीक है, फिर आपको इन्नौर मिला। इन्नौर कहां? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु, यहां मतलब कर्नाटक बगल में तमिलनाडु, तो आप इधर ही लिखते हैं इन्नौर। इन्नौर कहां है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु में इन्नौर हो गया। फिर तूतीकोरिन, तूतीकोरिन तमिलनाडु। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल गई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, याद रखिएगा। सारा क्लियर हो गया? बना लीजिए फटाफट। अब देखो ये क्या होता है, यहां एक नोट करके एक चीज लिखेगा। 95% माल का आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जल मार्ग से होता है। किससे होता है? जल मार्ग से होता है। ठीक है, बहुत सारे हैं, उनको भूगोल में कवर करेंगे। बहुत सारे हैं, बहुत सारे पोर्ट है बेटा, वो भूगोल में कवर करेंगे। छोटा कुछ नहीं है, जो जरूरी है उसको लिखा रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया, डन हो गया। आप लोग बोलो, आप लोग बोलो बेटा। इतना छोटा दिख ही नहीं रहा है, बड़ा बड़ा तो लिख रहे हैं यार। नहीं हुआ, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। मैसेज कम करो यार, लिखो। नो, नन, नन, नो, 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 तो लिखो ना।
हे भगवान। हो गया? बोलो संदीप भैया, संदीप चौधरी जी बताइए, हो गया बेटा? बोलो भाई। चलो, तो अब बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की। एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन, वायु परिवहन की, या इसे एयर एविएशन या इसे उड्डयन भी बोलते हैं। उड्डयन, उड्डयन की इंग्लिश होती एविएशन, यानी कि जहाज से कहीं आना जाना, उसे सामान लाना ले जाना, उसे बोलते हैं उड्डयन बोलते हैं। ठीक है, तो इसे ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? ठीक है, ये मंत्रालय इसका लिखो, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, याद रखिएगा। अब देखो, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सिक्किम का पहला एयरपोर्ट कौन सा है। देखो, सिक्किम पहले कनक नहीं था, तो इसका नाम रखा गया पाकयोंग। पाकयोंग ये सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम का प्रथम, फर्स्ट एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है पाकयोंग। सिक्किम का पहला एयरपोर्ट है, याद रखिएगा। पाकयोंग क्या है? सिक्किम का पहला एयरपोर्ट है। ठीक है, और 2017 में भारत व अफगानिस्तान के बीच फ्रेट कॉरिडोर बना था। फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, फ्रेट कॉरिडोर बना था। अब बताओ, ठीक। अब देखो, फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है। अब जैसे आपसे पूछा जाए तो फ्रेट कॉरिडोर का मतलब होता है उच्च क्षमता वाला, जहां बहुत तेजी के साथ माल पहुंचाया जा सके, उसे बोलते हैं उच्च क्षमता वाला गलियारा। तो याद रखिएगा, उच्च क्षमता वाले गलियारे को बोलते हैं फ्रेट कॉरिडोर। नोट कर लीजिएगा, उच्च क्षमता वाले गलियारे को बोलते हैं फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं उड़ान प्रोग्राम की। उड़ान, उड़ान, इसका पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। यानी इसमें है क्या? इसमें तो रखा गया था कि 2500 रुपए से 25 रुपए से देश में क्षेत्रीय परिवहन, क्षेत्रीय वायु परिवहन को बढ़ावा देना। यानी कि मोदी जी का विजन था
कि 2,500 रुपए से, जैसे मान लो हमें यूपी से कलकत्ता जाना है तो हम 250 रुपए, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सब कुछ जो है इस पर फोकस किया गया है, ठीक। उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के, पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत। आप लोग लिखिएगा पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही है। हो गया, पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है। और एक सबसे मजेदार बताते हैं, 100% एफडीआई अब इसमें ला दी गई है, ठीक है। एयर सेक्टर में 100% एफडीआई, एयर क्षेत्र में 100% एफडीआई, 100% एफडीआई। यानी कि पहले क्या होता था कि पूरे तरीके से कोई विदेशी निवेश हमारे यहाँ नहीं कर सकता था। अब हमारे यहाँ क्या है, 100%, यानी कि तुम उसका मालिकाना हक ले लो। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे एयरवेज वगैरह जो है उनको पूरे तरीके से उनकी नीलामी 100-100 साल के लिए उनको लीज पर डाल दिया गया है। वो जो है वो लीज पर चले गए हैं 100-100 साल के लिए, है ना, याद रखिएगा 100-100 साल के लिए वो लीज पर चले गए हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसका मतलब सरल भाषा में होता है विदेशी निवेश कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लो तुम अमेरिका में रहते हो, जैसे मान लो कोई रमेश नाम का कोई व्यक्ति है जो अमेरिका में रहता है, यूएस में रहता है, और वो इंडिया में निवेश करना चाहता है। तो जैसे पहले क्या था कि हम इसको 10-15% रखते थे, अब वो क्या कर सकता है, 100% निवेश कर सकता है किसी कंपनी में और उसका मालिक बन सकता है, 100%। तो इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि तुम किसी कंपनी में इनडायरेक्टली नहीं बल्कि जाके डायरेक्टली निवेश कर लो, जाके डायरेक्टली तुम किसी कंपनी में जाकर तुम निवेश करो। चलो ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक। अब ये किस बात के लिए है? ये अवसंरचना विकास के लिए है। किस बात के लिए? अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अवसंरचना विकास पर जोर है। उद्देश्य इसका क्या है? इसका गोल क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसका गोल है, याद रखिएगा। और इसमें जो है, इसमें कई सारी चीजें शामिल है, इसमें कई सारी चीजें शामिल है, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है? एयरवे यानी रेलवे, इसमें रोड यानी सड़क, ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अवसंरचना विकास करना, अवसंरचना का मतलब होता है रेलवे का विकास कर दो, सड़क का विकास कर दो, है ना, बंदरगाहों का विकास कर दो, ठीक है, बंदरगाहों का विकास, पोर्ट डेवलपमेंट। बंदरगाह का मतलब होता है पोर्ट डेवलपमेंट, बंदरगाह मतलब पोर्ट डेवलपमेंट, बंदरगाह, ठीक है। फिर जलयान यानी वाटरवे, जलयान यानी कि वाटरवे यानी समुद्र के रास्ते से जाना, वाटरवे डेवलपमेंट, है ना, ये इस पे फोकस है, ठीक है। और लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का मतलब है सामान, लॉजिस्टिक का मतलब होता है सामान, लॉजिस्टिक यानी कि सामान का लाना ले जाना, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत ये सारी चीजें इसके अंतर्गत रखी गई हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत, ठीक है, ये सारी चीजें रखी गई हैं। अब आप लोग बताओ, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब स्टार्ट की गई थी? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब स्टार्ट हुई थी?
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब स्टार्ट हुई थी? बता सकते हो? जी हाँ दोस्तों, 2021 में, 2021 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। आशा करता हूं कि आज के कंटेंट को आप लोग कई बार रिवीजन करोगे, आज के कंटेंट को कई बार आप लोग रिवीजन करोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा इस चैप्टर से, तो इसको इग्नोर ना करना। ठीक है, ठीक है, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताओ जल्दी से, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया? क्योंकि अभी तो आज लिखने वाला ज्यादा था, आज की शाम वाली क्लास में लिखने वाला ज्यादा था। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ फटाफट मित्र। बेटा जो जरूरी वो पढ़ाया जा रहा है, मेरे रहने देने ना रहने देने इसका कोई मतलब थोड़ी ना है। हेलो, आप लोगों का कोई कमेंट नहीं है? चलिए ठीक है, मिलते हैं कल क्लास में, मिलते हैं। ओके बेटा बाय। आप लोग इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।